वो झिझकते हुए आगे आई और धीरे से बोली, माफ करना, अगर इसमें थोड़ा सा दूध और भुना हुआ बेसन मिला दें और ऊपर से नींबू का रस तो नमक कम हो जाएगा। बावर्ची ने उसे डांटने के लिए मुंह खोला, तू हमें सिखाएगी, 2 टके की। तभी विक्रम किचन में दाखिल हुआ। उसने राधा की बात सुन ली थी। रुकिए, विक्रम ने कहा, करो जैसा ये कह रही है। बावर्ची ने बेमन से वैसा ही किया। जब ग्रेवी तैयार हुई तो विक्रम ने उसे चखा। स्वाद अद्भुत था। न सिर्फ नमक बैलेंस हो गया था, बल्कि स्वाद और निखर गया था। विक्रम राधा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा थी। तुम्हें ये कैसे पता? राधा ने नजरें झुकाकर कहा, मेरी माँ, जब हम छोटे थे और कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो वो ऐसे ही ठीक करती थी। गरीबी सिखा देती है साहब कि खाने को बर्बाद नहीं करते, उसे सुधारते हैं। उस दिन के बाद राधा का काम बदल गया। विक्रम ने उसे सब्जी काटने और मसालों को तैयार करने का काम सौंपा। धीरे धीरे विक्रम और राधा के बीच की दूरियां मिटने लगी। विक्रम अक्सर बहाने से किचन में आता, कभी मसालों के बारे में पूछता, कभी खाने के बारे में। एक बरसात की दोपहर जब रेस्टोरेंट खाली था, राधा मसालों के डिब्बे साफ कर रही थी। विक्रम वहां आया। राधा, तुम पढ़ना जानती हो? उसने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। नहीं साहब। तो फिर मसालों को पहचानती कैसे हो? राधा ने एक डिब्बा उठाया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। महक से साहब, हर मसाले की अपनी एक कहानी होती है, जैसे हर इंसान की होती है। ये दालचीनी है, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, बिल्कुल जिंदगी जैसी। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि राधा कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके पास एक ऐसी रूह है जो विक्रम की खाली दुनिया को भर सकती है। बारिश की बूंदें खिड़की से आ रही थीं। विक्रम ने अनजाने में अपना हाथ राधा के हाथ पर रख दिया। राधा सिहर उठी। एक करंट सा दोनों के बदन में दौड़ गया। नजरें मिली। उस खामोशी में हजारों बातें हो गईं जो लफ्ज कभी नहीं कह सकते थे। ये प्यार की पहली दस्तक थी। राधा अब किचन की जान बन गई थी। विक्रम ने उसे कुकिंग सिखानी शुरू कर दी। राधा बहुत जल्दी सीखती थी। उसके हाथ में जादू था। लोग अब रूहानी रसोई में सिर्फ विक्रम के नाम से नहीं, बल्कि वो नए हाथों के स्वाद के लिए आने लगे थे। लेकिन प्यार कभी आसान रास्तों से नहीं गुजरता। विक्रम की मां सुमित्रा देवी, जो एक सख्त और पुरानी ख्यालात की महिला थीं, उन्हें जब ये भनक लगी कि उनका बेटा एक भिखारिन को न सिर्फ सर पर चढ़ा रहा है, बल्कि शायद उसे चाहने भी लगा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के मेयर और बड़े बड़े रईस आए हुए थे। सुमित्रा देवी भी वहां मौजूद थीं। राधा ने उस दिन मेहमानों के लिए खास बनारसी थाली तैयार की थी। जब राधा खाना परोसने बाहर हॉल में आई तो एक अमीर औरत, जिसने राधा को महीनों पहले घाट पर देखा था, जोर से चिल्लाई, अरे ये लड़की तो वही है जो 80 घाट पर कटोरा लेकर बैठती थी। छी विक्रम, तुमने एक भिखारिन के हाथ का खाना हमें खिलाया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी शर्म से लाल हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर राधा के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ दिया। निकल जा यहां से, तुझे पनाह दी और तूने मेरी नाक कटवा दी। राधा का गाल जलने लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल जल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले अपना एप्रन खोलकर वहां से भाग गई। बारिश हो रही थी और वो उसी बारिश में गायब हो गई, वापस उसी अंधेरे की तरफ जहां से वो आई थी। विक्रम उस वक्त ऑफिस में था। जब उसे शोर सुनकर बाहर आया तो राधा जा चुकी थी। उसे पूरी बात पता चली। उस दिन पहली बार विक्रम ने अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर बात की। मां, आपने उसे नहीं, मेरे दिल को तमाचा मारा है। वो भिखारिन नहीं थी, वो इस रसोई की अन्नपूर्णा थी। और आप लोग जिसे धर्म भ्रष्ट होना कहते हैं, मैं उसे इंसानियत कहता हूं। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। विक्रम पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर बारिश में निकल पड़ा। विक्रम ने पूरा बनारस छान मारा, हर घाट, हर गली, हर मंदिर। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा